हेलो दोस्तों, अब जो है हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में यूनिट नंबर 4 देखने जा रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस। और वेरियस इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज देती हैं टू द एक्सपोर्टर जब भी एक्सपोर्टर को जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। आइए देखते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस का मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट फाइनेंस या इसको एक्सपोर्ट क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं। एक्सपोर्ट फाइनेंस इज अ टर्म फंडिंग एग्रीमेंट अवेलेबल टू सप्लायर। सप्लायर यानी जो एक्सपोर्टर है उसको जो है फंडिंग अवेलेबल होती है ट्रेडिंग विथ ओवरसीज बायर्स यानी इंपोर्टर। एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या है? एक तरीके का फंडिंग एग्रीमेंट है, फंड प्रोवाइड्स करना किसको? सप्लायर को, जो एक्सपोर्टर है। यदि वो बिजनेस कर रहा है किसके साथ? इंपोर्टर के साथ, यानी उसका बायर कौन है? ओवरसीज यानी फॉरेन बायर है उसका। ठीक है। Export finance allows suppliers to assist working capital while they wait for buyer to pay invoice. Export finance इसलिए दिया जाता है सप्लायर को या एक्सपोर्टर को ताकि जो है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए, क्योंकि जैसे ही वो गुड्स भेजेगा तो एकदम से पैसे नहीं आते, तो कहीं ना कहीं उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए। तो इसलिए जो है उसे क्रेडिट फैसिलिटी या फाइनेंस फैसिलिटी दी जाती है बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन, उसी को ही हम कहते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस। Export finance is a method to ensure that exporters have enough money on hand to meet their working capital and other international transaction needs. Export finance जो है इसलिए ही दिया जाता है ताकि ये रहे कि एक्सपोर्टर के पास पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त कैपिटल है उसकी वर्किंग कैपिटल को पे ऑफ करने के लिए, है ना। और जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की नीड है उसको, कि उसको अमाउंट लगेगा, तो वो जो है बीच में किसी कारण से न रुके। ओके, दैट इज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट फाइनेंस। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइनेंस इज ए टर्म फंडिंग लिखा है, तो ये टर्म फंडिंग यानी ये शॉर्ट टर्म के लिए भी दिया जा सकता है, मीडियम टर्म के लिए भी दिया जा सकता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट फाइनेंस। अब एक्सपोर्ट फाइनेंस व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एक्सपोर्ट फाइनेंस जो है इतना जरूरी जो है वो क्यों है? तो लेट अस सी व्हाई एक्सपोर्ट फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो है सपोर्ट हो, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट। वर्किंग कैपिटल यानी ऐसा कैपिटल जो आपको फ्रिक्वेंटली लगता रहता है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो उसकी कैपिटल की पूर्ति हो। जब तक आपको पूरा अमाउंट आए बायर से तब तक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी शॉर्ट टर्म की, तो उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस दिया जाता है। रिस्क आपकी ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि यदि आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं काम रुक जाएगा, तो इससे जो है ये रिस्क कम हो जाती है। यू आर गेटिंग फाइनेंशियल हेल्प, है ना, एक तरीके से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। ओके, ठीक है। देन मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपको अलग अलग मार्केट की जो है मार्केट में जो है पहुंच ग्रो कर पाते हैं, आप अलग अलग मार्केट तक पहुंच बना सकते हैं क्योंकि आपको फाइनेंस फैसिलिटी अवेल है। देन यू कैन गो टू द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट, यानी मार्केट शेयर इससे बढ़ेगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस, इसमें रेगुलेटरी कंप्लायंस जो भी रूल्स नॉर्म्स टैक्सेस फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स फिल करना है, उसमें इश्यू नहीं आएगा बिकॉज यू हैव अ सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इससे जो है बरकरार रहेगा, प्रॉपर रहेगा। आप फॉरेन एक्सचेंज का जो लेन देन में जो एक्सचेंज रेट के डिफरेंसेस आ रहे हैं उसकी भी आप पूर्ति कर पाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियसली जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो इससे जो है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, बट उसमें यदि किसी फाइनेंस के अरेंजमेंट के कारण यदि उसमें रोक आती है तो पूरा का पूरा जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस आता है, प्लस बिजनेस भी जो है रुक जाता है। तो ये एक्सपोर्ट फाइनेंस से जो है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। देन हेल्पफुल इन फॉरेन बिजनेस, फॉरेन बिजनेस के लिए ही जो है आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस दिया जाता है। एंड फाइनेंशियल एड फॉर टेक्निकल डेवलपमेंट, आपको किसी टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो भी उसके लिए आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस मिल जाता है। और ये सभी चीजें जो है दैट इज फॉर द इंटरनेशनल ट्रेडिंग के समय जब भी एक्सपोर्टर को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक्सपोर्ट फाइनेंस इस तरीके से बेनिफिशियल रहता है। तो इंपॉर्टेंस की जगह बेनिफिट्स आ जाएगा तो भी आप यही लिखेंगे। ओके, बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस या व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसका महत्व बता सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, एक टॉपिक है दैट इज प्री शिपमेंट क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। आपको जो एक्सपोर्ट फाइनेंस दिया जाता है, जो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, वो दो तरीकों की हो सकती है। एक होती है प्री शिपमेंट क्रेडिट और दूसरी होती है पोस्ट शिपमेंट। आइए प्री शिपमेंट क्रेडिट
फैसिलिटी पढ़ते हैं। प्री शिपमेंट फाइनेंस इज अ फैसिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू द एक्सपोर्टर ऑफ द गुड्स इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट देम इन अनदर कंट्री। ओके, प्री शिपमेंट फाइनेंस फैसिलिटी किसको दी जाती है? एक्सपोर्टर को दी जाती है, कि वो अपने गुड्स को जो है एक्सपोर्ट कर पाए, किसमें? दूसरी कंट्री में। यानी आपकी गुड्स को भेजने में यदि कोई इशू आ रहा है, दैट इज प्री शिपमेंट क्रेडिट। टू हेल्प द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर में किन चीजों की, एक्सपोर्टर को किन चीजों के लिए जो है मदद मिल पाती है, क्रेडिट मिल पाता है? उसे रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर को पैसे देना है, यानी उसको सैलरी या वेजेस देना है, सप्लाईज के लिए जो है सो एज टू प्रोड्यूस, पैकेजिंग, प्रोडक्शन के लिए, पैकेजिंग के लिए, स्टोर, ट्रांसपोर्ट गुड्स, इन सभी चीजों के लिए जब भी उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी गुड्स बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल बी द प्री शिपमेंट क्रेडिट, उसको कहते हैं। यानी आपके गुड्स शिप पे पहुंचे हैं, उससे पहले जितने भी फाइनेंस की आपको रिक्वायरमेंट है, जितने भी चीजों के लिए एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है, दैट इज प्री शिपमेंट क्रेडिट। जैसे कि रॉ मटेरियल लेबर को देना है, सप्लाईज के लिए, प्रोड्यूस, पैकेजिंग के लिए, इन सभी के लिए जो है, जो आपको फाइनेंस फैसिलिटी अवेल होगी, दैट विल बी द प्री शिपमेंट। अब प्री शिपमेंट जो है तीन तरीके से, प्री शिपमेंट फाइनेंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स हो सकता है। पैकेजिंग क्रेडिट, पैकेजिंग के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है बहुत अच्छे से होगी, ताकि उसको जो है सेफली दूसरे लैंड पे जो है पहुंचाया जाए, अलग कंट्री पे वो जाएगा तो उस तरीके से पैकिंग, तो उसके लिए क्रेडिट। एडवांस अगेंस्ट इंसेंटिव्स रिसीवेबल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज कवर्ड बाय ईसीजीसी गारंटी, आपको इसके लिए भी फाइनेंस मिल सकता है कि यदि कुछ इंसेंटिव के अगेंस्ट पे भी यदि आपको कोई इंसेंटिव मिला है, तो उस बेनिफिट पे भी जो है ये देखा जाएगा कि आपकी गुडविल अच्छी है और आपको जो है फाइनेंस फैसिलिटी दी जाएगी, और वो ऐसा इंसेंटिव रहता है जो ईसीजीसी की गारंटी के तहत रहता है। अभी ईसीजीसी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एडवांस अगेंस्ट चेक रिसीव्ड फॉर एडवांस पेमेंट, आपको एडवांस पेमेंट के लिए चेक मिला है, तो उसके बेसिस पे भी जो है आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल सकती है। और ये सभी जो है फॉर द प्री शिपमेंट, यानी गुड्स की शिपिंग होने से पहले जो आपको फाइनेंस मिलता है, दैट इज प्री शिपमेंट फाइनेंस। ओके, अब इसी के ही जैसा है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। क्या होता है? पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज अ फॉर्म ऑफ लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट द शिपमेंट ऑफ द गुड्स विच इज ऑलरेडी डन। जो शिपमेंट हो चुका है, गुड्स ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन स्टिल कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट है यदि एक्सपोर्टर को, तो एक तरीके का उसका लोन एक्सटेंड किया जाता है, दैट इज नोन एज पोस्ट शिपमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? प्री शिपमेंट यानी गुड्स बनाने के लिए आपको चाहिए, यानी गुड्स की शिपिंग होने से पहले यदि आप कोई अमाउंट ले रहे हैं, दैट इज प्री शिपमेंट क्रेडिट, और यदि शिपिंग होने के बाद यदि कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, दैट इज पोस्ट शिपमेंट। ठीक है, अब पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कैन बी अगेन ऑफ 3 टाइप्स। एक्सपोर्ट बिल परचेज डिस्काउंटेड या नेगोशिएटेड, इस एक्सपोर्ट बिल को आपने खरीद लिया है, खरीदा है किसी से, डिस्काउंटेड या नेगोशिएटेड, उस बेसिस पे आपको फाइनेंस मिल सकता है। एडवांस्ड अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल्स फ्रॉम गवर्नमेंट, कोई आपने एडवांस दिया था गवर्नमेंट को, किसी ड्यूटी पे की थी कोई ड्यूटी, उसके बेसिस पे जो है आपको पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट मिल सकता है। एडवांस अगेंस्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यदि आपने कोई बिल भेजा है कलेक्शन के लिए, तो उस बेसिस पे भी जो है आपको पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट मिल सकता है। ओके, तो ये होते हैं प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज। अब आते हैं हम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ईसीजीसी। अब इसको क्यों पढ़ना है? तो देयर आर वेरियस फैसिलिटीज, जैसे कि हमारा चैप्टर जो है, यूनिट जो है, दैट इज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस, तो बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस की फैसिलिटी देती है। उसमें से एक है दैट इज एक्सपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सॉरी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसको हम ईसीजीसी के नाम से भी जानते हैं। आइए ईसीजीसी के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 के पेपर में आया था कि ईसीजीसी क्या होती है और उसके फंक्शंस। ओके, सो लेट अस स्टडी द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 30 जुलाई 1957 में जो है ईसीजी की स्थापना हुई थी। इट इज एन इंडियन एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत जो है ये एंटरप्राइज जो है रजिस्टर्ड है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ऑन 30 जुलाई 1957। यदि आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट बॉम्बे महाराष्ट्र, यानी मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर है। द ईसीजीसी इज होली ऑन इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है ये।
इट वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द एम टू प्रमोट एक्सपोर्ट। ये इसका मेन उद्देश्य क्या था? एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना। इसके लिए अलग अलग फैसिलिटीज देना एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगे। बाय ऑफरिंग, क्या ऑफर करना? क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, या इसके अलावा अलाइड सर्विस टू द एक्सपोर्टर्स, यानी एक्सपोर्टर्स को बाकी जो इससे रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी सुविधाएं चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वो उनको प्रोवाइड करना। दैट इज द वर्क ऑफ ईसीजीसी। ईसीजीसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। 30 जुलाई 1957 एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ईसीजी इंडियन गवर्नमेंट, फुल्ली ऑन इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत रजिस्टर्ड है। एंड ये ऑफर करती है एक्सपोर्टर को क्रेडिट रिस्क फैसिलिटी या इससे रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड फैसिलिटीज। ठीक है, ये आपको नॉर्मली इन फॉर जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में है नहीं है ये अलग बात है, बट स्टिल यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट। ठीक है, अब आगे देखें। इन ऑल, ईसीजीसी इज एसेंशियली एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स एक्सपोर्ट of the country seeking to enhance competitiveness of the Indian exporters। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ईसीजीसी जो है अलग अलग एक्सपोर्टर्स को सुविधाएं देती है, ठीक है, ताकि कंपटीशन बढ़े। अब ईसीजीसी, जैसे कि हमने देखा कि क्या होती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट्स बिजनेस बढ़ने के लिए जो है अलग अलग सर्विसेज देती है टू द एक्सपोर्टर्स। अब उसके काम भी देख लेते हैं कि एक्चुअली किस तरीके की फैसिलिटीज देती है। फंक्शंस ऑफ ईसीजीसी: प्रोटेक्शन फ्रॉम कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क, यदि किसी तरीके की रिस्क आती है आपको बिजनेस में या कोई पॉलिटिकल रिस्क आती है तो उसमें आपको मदद करती है ईसीजीसी। बैंक गारंटेड टू एक्सपोर्टर्स, बैंक के आपके लिए जो है बैंक के पास एज अ गारंटर के वे में जो है वो गारंटी लेती है फॉर द एक्सपोर्ट्स। देन प्रमोशन ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, ऐसे एक्सपोर्ट्स जो इनविजिबल है, जिनका एक्सपोर्ट हो सकता है बट नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से, उसको प्रमोट करना। इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के लिए जो है आपको इंफॉर्मेशन देना। अदर मेजर्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो भी मेजर्स लेने पड़े उसके लिए ईसीजीसी जो है हेल्पफुल, मददगार साबित होती है। क्रेडिट रिस्क टू कवर्स टू एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स को जो है क्रेडिट रिस्क जो है उनकी कवर करना, यानी उनको फाइनेंस फैसिलिटी भी देना। ठीक है, देन क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स टू बैंक, उनको इंश्योरेंस फैसिलिटी भी देना। दैट इज ऑल्सो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, यदि उनको लगता है कि ओवरसीज जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है उन्हें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसे हम एफडीआई या एफआईआई कहते हैं, तो वो करने में भी ईसीजीसी मदद करती है। या फिर इंश्योरेंस टू इंडियन कंपनीज दैट आर इन्वेस्टिंग इन जॉइंट वेंचर इन फॉरेन कंट्रीज आइदर इन लोन और इक्विटी, या फिर ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो कि फॉरेन कंपनी में अपना जॉइंट वेंचर यानी किसी फॉरेन कंपनी के साथ साथ में मिलकर पार्टनरशिप करना चाहती हैं, तो उनको जो है लोन या इक्विटी प्रोवाइड करना। तो ये सभी जो हैं फंक्शंस हैं ईसीजीसी के, यू शुड अंडरस्टैंड इट, है ना, और उसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बनाते चलना है ना। वो चीज हमने पहले ही बात की है कि नोट्स आपको हमेशा बनाने हैं, इट विल हेल्पफुल टू यू। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज एक्सिम बैंक, ये भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मदद करती है। इसका नाम ही जो है दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में से एक्सिम बैंक कहते हैं। आइए एक्सिम बैंक के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मदद करते हैं, यूजली जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ऐसे तो नॉर्मली जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सभी भी आपकी मदद करते हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं उन बैंकों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम एक्सिम कहते हैं, इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982 में ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी। The bank's primary function is to finance, facilitate and promote India's international trade. International trade को promote करने के लिए finance facility provide करना, that is the main aim of the export import bank, that is Exim Bank. It is owned by the government of India. ये again government of India की जो है बैंक है, operate as a statutory corporation. Its operations are governed by export. इसके जो ऑपरेशंस गवर्न होते हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1981 के तहत जो है, इस एक्ट के तहत जो है इसके काम होते हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1982 में। दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। उसके लिए आपको फाइनेंस फैसिलिटी अवेल करवाना है, यहाँ जो भी फॉरेन ट्रेड में आपको चीजें मददगार होंगी, सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, एक्सिम बैंक विल प्रोवाइड। वैसे ही
जैसे ईसीजीसी आया था, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है आपको एग्जिम के फंक्शंस आ जाए, सो वी शुड रीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ एग्जिम बैंक। बायर को क्रेडिट फैसिलिटी देना, बायर को क्रेडिट फैसिलिटी यानी यहाँ पे इंपोर्टर की बात हो रही है, जो इंपोर्टर आपके गुड्स खरीद रहा है, कभी कभी उसको भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो उनको क्रेडिट बैंक फैसिलिटी देना ताकि वो जो है आपकी कंट्री से गुड्स खरीदें। इट कैन बी कुछ समय के लिए जो है इंपोर्टर को अमाउंट रिक्वायर्ड है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि वो गुड्स खरीद पाए, तो इसके लिए बायर को क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करवाना, दैट इज द एग्जिम बैंक। रीफाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट, आपने एक बार फाइनेंस किया लेकिन आपको लगता है कि आपको और अमाउंट की जरूरत है, तो रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी जो है करती है। लेटर ऑफ क्रेडिट एज अ गारंटी के वे में जो है आपकी मदद करती है, एज अ गारंटर। लेटर ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ लिया है कि बैंक जो है गारंटी देती है फॉर द इंटरनेशनल पेमेंट्स, तो उसके लिए एग्जिम बैंक ये काम करती है। ओवरसीज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर, यदि एक्सपोर्टर को जो है फॉरेन मार्केट में रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, तो उसमें मदद करना। देन प्री शिपमेंट क्रेडिट देना, जैसे कि अभी हमने बात की थी प्री शिपमेंट क्या होता है, तो प्री शिपमेंट फैसिलिटी कौन देगा, एग्जिम बैंक दे सकती है। मार्केट की एडवाइजरी फंक्शनिंग, जो भी मार्केट की एडवाइजरी आपको लगती है कि आज के समय में प्राइजेस क्या चल रहे हैं और एक्सचेंज रेट क्या हो सकता है आने वाले समय में, इस तरीके से जो भी आपको एडवाइजरी फंक्शन चाहिए दैट कैन बी प्रोवाइडेड। देन रिसर्च एंड एनालिसिस का काम भी जो है एग्जिम बैंक करती है, ताकि ओवरऑल रिसर्च हो पाएगी, तो इससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट एग्जिम बैंक एंड इट्स फंक्शन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आरबीआई इज अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, जो कि आपको एक्सपोर्ट, क्योंकि आरबीआई बैंकों की बैंक है, तो ऑब्वियसली जब भी कोई एक्सपोर्ट ट्रेडिंग होगी तो हम करेंसी कौन सी यूज करते हैं, रुपी, और दूसरी करेंसी जो हमारे पास आएगी अदर कंट्रीज की, तो उसका एक्सचेंज अवेलेबिलिटी जो है आरबीआई की ऑथराइजेशन से ही होता है। तो लेट अस रीड अबाउट आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एब्रीवेटेड फॉर्म, यानी शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई। इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम को चलाती है आरबीआई। इट इज कमेंस्ड एज इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935 में जो है इसका स्टार्टिंग हो गई थी, इन अकॉर्डेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934 के तहत जो है आरबीआई स्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था दैट इज ऑन 1 जनवरी, राष्ट्रीयकरण बोलते हैं जैसे हम, 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, ये जनरल बात हो गई आरबीआई के बारे में। अब आरबीआई वैसे बहुत सारे रोल्स प्ले करती है बैंकों के लिए, ओके, बट यहाँ पे हम सिर्फ आरबीआई का फंक्शन पढ़ेंगे रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए आरबीआई का क्या रोल रहता है, वी विल स्टडी दैट। यस, अब रोल ऑफ आरबीआई फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस। अब आरबीआई क्या रोल प्ले करता है फॉर द एक्सपोर्ट फाइनेंस, तो एक्सपोर्ट इंटरेस्ट सब्सिडी। आरबीआई क्या करता है कि जो भी इंटरेस्ट लगने वाला रहता है, जो आपने फाइनेंस लिया है उस पे जो है आरबीआई फॉर द प्री शिपमेंट, चाहे आपका प्री शिपमेंट हो या पोस्ट शिपमेंट हो क्रेडिट, दोनों में से जो भी आपने क्रेडिट लिया है उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसमें जो है आरबीआई क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है विद द रेट ऑफ 1.5% से। ठीक है, जितना भी रेट होगा उस पर 1.5% की सहायता जो है आपकी क्या कर देगी, आरबीआई सहायता कर देगी, हेल्प कर देगी। फिर एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम, इसमें जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट बिल जो है दिया जाएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट बिल जो है और ये प्री शिपमेंट के लिए ही सिर्फ वर्क होता है। ठीक है, प्री शिपमेंट यानी शिपमेंट से पहले यदि आपने लोन लिया है तो उसमें जो है आप किसी भी बैंक के पास यदि आरबीआई का वो लेटर ऑफ क्रेडिट यदि लेके जाएंगे तो आपको कोई भी बैंक जो है मैक्सिमम 180 डेज के लिए फाइनेंस, वापस से फाइनेंस फैसिलिटी दे सकती है, जैसे कि उसका नाम लिखा है रीफाइनेंस। ठीक है, देन ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, ये बहुत अच्छी स्कीम है कि जितनी आपने ड्यूटीज पे की हैं यानी जितने आपने टैक्सेस पे किए हैं उतनी अमाउंट की जो है आपको आरबीआई क्रेडिट फैसिलिटी देगी, जिसपे वो इंटरेस्ट नहीं लगाएगी। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 90 डेज। 90 डेज के लिए जो है आपको फ्री क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी, जितनी ड्यूटी आपने पे की है उतने अमाउंट की, है ना। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। देन लोन फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए लोन प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ आरबीआई। तो यहाँ पे हमने मेनली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन देखा, एग्जिम बैंक एंड आरबीआई। इसके अलावा
IDBI भी जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जैसे कि SBI हो गया, बाकी कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये भी मदद करते हैं, बट मेनली जो है दिस आर इम्पोर्टेंट, सो वी हैव डिस्कस्ड हियर। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन ट्रेड रिस्क। दोस्तों, फॉरेन ट्रेड रिस्क, या इसे हम बिजनेस रिस्क भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम कमर्शियल रिस्क भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है पिछले साल के पेपर में आया था, कमर्शियल रिस्क क्या होता है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने तो फॉरेन रिस्क पढ़ा है, कमर्शियल ट्रेड रिस्क पढ़ा है, तो कमर्शियल रिस्क क्या होता है। तो फॉरेन ट्रेड रिस्क या कमर्शियल रिस्क आर द सेम, यानी जब आप फॉरेन बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, उस समय जो आपको रिस्क बियर करनी पड़ती है, जो भी जोखिम होती है, उसको हम कहते हैं कमर्शियल रिस्क और फॉरेन ट्रेड रिस्क। आइए इसको पढ़ते हैं। ट्रेड रिस्क रिफर्स टू द पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल लॉस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। ये एक तरीके की रिस्क क्या होती है जिसमें आपको हो सकता है कोई फाइनेंशियल लॉस हो या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो आपकी बिजनेस पर, अराइजिंग फ्रॉम द, किन कारणों से हो सकता है, फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जो अलग अलग कंट्रीज में आपने बिजनेस किया है, ट्रेड किया है, उसके कारण हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी भी कारण से हो जाए, या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, रिस्क। फॉर बिजनेसेस इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड रिस्क अ क्रिटिकल कंसिडरेशन इज, इट कैन इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस के लिए आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी, और यदि ये रिस्क जो है इम्पैक्ट करती है, तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट होगी, और दूसरा आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इम्पैक्ट होगी। लेकिन यदि उस रिस्क को हमने क्रॉस कर लिया, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अगेन पॉजिटिव में चली जाएगी, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दिस इज फॉरेन ट्रेड रिस्क, कि जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो वहां पे चांसेस होते हैं कि कुछ भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और कुछ हो सकता है, तो दैट इज ट्रेड रिस्क। अब की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग ट्रेड रिस्क, किन कारणों से जो है ट्रेड रिस्क हो सकती है, लेट अस डिस्कस दैट। एक्सचेंज रेट्स चेंजेस होने की संभावना है। अब सडन जो है, आपको लग रहा था एक्सचेंज रेट लगभग इतना ही रहे, लेकिन सडन चेंज हो गया। जैसे हम देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस जो है वेरी करता है फ्रॉम डेज टू डेज, हर दिन जो है चेंजेस होते हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यदि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उस पर्टिकुलर कंट्री में गवर्नमेंट का, तो जो है ये फैक्टर जो है, सडन नियम में, कानून में जो है चेंज कर दिया, परिवर्तन हो गया कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, तो इट कैन इम्पैक्ट, आप यदि बिजनेस कर रहे हैं उस कंट्री में तो वो इम्पैक्ट करेगा। तो ये भी एक रिस्क है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है, कहीं पे गवर्नमेंट जो है कहीं पे प्रॉपर नहीं है, तो वो रिस्क आपको। रेगुलेटरी चेंजेस, कुछ रेगुलेशंस में चेंजेस हो गए, एक्सपोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसमें चेंजेस हो गए, तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, कभी भी हो सकता है ना वो चीज। ओके, नेचुरल डिजास्टर आ गया जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, भगवान के अलावा नेचुरल डिजास्टर पे जो है किसी का कंट्रोल नहीं है, जैसे कि अर्थक्वेक, है ना, सूखा पड़ जाना, इस तरीके की चीजें, तो वो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे आपके बिजनेस पे, तो ये एक रिस्क हमेशा ही रहती है। अब जो है रेनी सीजन नहीं है, लेकिन इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि आपका गुड्स जो है एक्सपोर्ट होते समय जो है पूरा का पूरा खराब हो गया, तो इट कैन बी अ रिस्क। ट्रांजिट रिस्क, गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रहे हैं, सपोज शिप के माध्यम से जा रहे हैं, तो ट्रांजिट समय, जाते समय जो है एक रिस्क रहता है कि वो कभी भी खराब हो सकता है, किसी भी रीजन से जो है खराब हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, तो दैट इज अ रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट जिस आपने फाइनेंस वगैरह लिया है, तो ये चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट में जो है फ्लक्चुएशंस आए, तो दैट कैन बी अ रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क, बिजनेस चलाते समय, ट्रेडिंग करते समय हमेशा जो है अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, तो दैट बिजनेस को ऑपरेट करते समय यदि कोई एक्सीडेंटल हो गया, कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई, या और कोई इशू आ गया, तो अगेन दैट इज अ रिस्क। तो दिस आर द की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग ट्रेड रिस्क। अब इसकी हमने हेडिंग क्या दी है कि ये ट्रेड रिस्क, ये फैक्टर्स हैं जिससे ट्रेड रिस्क हो सकती है, फॉरेन ट्रेड रिस्क या कमर्शियल रिस्क हो सकती है। अब आपसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछे कि किस तरीके की रिस्क हो सकती है, तो टाइप्स के नाम से भी आ सकता है, तो इसका आंसर आपको उसका हिंदी मतलब निकाल के जो है फिर आंसर की डीलिंग करनी है। यू विल डेफिनेटली राइट द आंसर्स, है ना, फिर आप इजिली जो है आंसर्स को लिख सकते हैं, यू कैन राइट द आंसर्स, ठीक है। अब लास्ट, ये रिस्क हमें पता है, अब इसके लिए क्या सजेस्टिव मेजर्स हो सकते हैं वो हम देखें। इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर द ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट, या फिर फॉरेन ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं। यस, तो सबसे पहला हेजिंग।
हेजिंग एक तरीके का वे है जिससे आप आपकी रिस्क को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ये एडवांस रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है, यानी आपको पहले से ही पता है कि ये रिस्क आपको फ्यूचर में बियर करनी पड़ सकती है, तो आप उसको पहले से ही कवर करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल यदि हम देखें तो कार का इंश्योरेंस करवा लेना। आपने क्या करा है, कार ली है तो उसकी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो फ्यूचर में यदि कुछ एक्सीडेंट होता है तो कार इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको उसका इंश्योरेंस दे देगी। सो दिस इज द वन ऑफ द वे जिससे आप रिस्क मैनेजमेंट को जो है मेंटेन, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर आपके पास एसेट है तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर दें। यानी कार खरीदी है तो कार इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। यदि कोई आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं, आपको पता है कि इसमें ये जोखिम है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए जिससे आप उस रिस्क से बच सकते हैं। हेजिंग इज ऑल अबाउट दैट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, और ज्यादा सप्लायर्स तक पहुंचना और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना, डाइवर्सिफिकेशन करना, चेंजेस करते रहना, ताकि जो है यदि एक सप्लायर फेलियर हो गया किसी कारण से तो दूसरे सप्लायर से आप ले पाए। और कस्टमर्स, अलग अलग तरीके के मार्केट में पहुंचना, अलग अलग कंट्रीज से डील करना जिससे आपकी मार्केट शेयर बढ़े। मॉनिटरिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स, ग्लोबली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में उसको मॉनिटर करना, उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाना, उसके हिसाब से एक्सपोर्ट प्लानिंग करना। तो इससे जो है पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है एक्सपोर्ट में रिस्क जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो इन जनरल रिस्क बहुत है। जब आप इकोनॉमिकली ट्रेंड को जानेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होने के चांसेस नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सब चीजों की आपको जानकारी हो जाएगी। देन कंटिजेंसी प्लानिंग, यदि ऐसा आपको लगता है कि कोई आपदा, कंटिजेंसी का मतलब है आपदा, आपको लगता है कि फ्यूचर में ये कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो उसका पहले से ही सेट ऑफ करके रखना, पहले से ही उसकी प्लानिंग करके रखना कि ये रिस्क हमको बियर करनी पड़ सकती है, दैट इज द कंटिजेंसी प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई केस पेंडिंग है इन द लॉ फर्म, कि ये केस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप वो केस जो है हार जाएं, तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ सकता है। अब आपको ये अंदाजा लग रहा है तो इसके लिए आप पहले से ही क्या करेंगे, प्लान आउट करके रखेंगे कि ये अमाउंट हमें अरेंज करके रखना है। दैट इज द कंटिजेंसी, यानी पोटेंशियल लॉस हो सकता है, ऐसा लॉस जो हो सकता है उसका पहले से ही अरेंजमेंट करना। आपको लगता है कि आपके गुड्स जा रहे हैं एक्सपोर्टिंग में, आपको लगता है कि वेदर कंडीशंस प्रॉपर नहीं चल रही है वेदर फोरकास्ट के हिसाब से, तो आप उसकी उस तरीके से प्लानिंग करेंगे कि इसकी ये किस वे में जाना चाहिए जिससे जो है ये डिस्ट्रॉय ना हो, ब्रेकेज ना हो, लीकेज ना हो। ठीक है। नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जिसमें आप नेगोशिएट करते रहें, उसकी जो है प्राइसिंग में जो है नेगोशिएट करते रहें, बिडिंग करते रहें प्राइजेस जो है उसके कारण। तो ये सब चीजों से जो है आप ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट से जो है बच सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। जो जब भी हमें ट्रेड रिस्क होती है तो इन चीजों से हम, रिस्क से एकदम बचा नहीं जा सकता लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है, तो इन तरीकों से हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो हियर यूनिट नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट होता है, और इससे हमारे चारों यूनिट्स जो हैं कंप्लीट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यदि आपने चारों यूनिट्स का रिवीजन नहीं किया है तो आप कर लीजिए, आपको एग्जामिनेशन में जो है हेल्प मिलेगी। अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक्स मिल जाएगी ताकि आप इजीली जो है लिंक पर पहुंचे, आपको बहुत ज्यादा ढूंढना ना पड़े। ओके, सो विद दिस थैंक यू फॉर द सेशन, फिर मिलते हैं हम यूनिट 5 में। टिल देन काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।